Hey guys, what's up? Now this is part number 2 for the revision video of thermodynamic and thermochemistry, which is so much important topic in terms of every exam, even in every exam. लेकिन guys start करने से पहले, my name is Arvind Arora and thank you so much for supporting my channel so much. I have got many subscribers and many views just because of you. So thank you so much for that, for supporting my channel. और इसके लिए मैं आप लोगों को एक खुशखबरी भी दे देता हूँ कि अब मेरे जो केमिस्ट्री के लेक्चर्स हैं वो अनअकैडमी ऐप पे भी अवेलेबल है। आप इस अनअकैडमी ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे भी आप मुझे फॉलो करके मेरे वीडियोस देख सकते हैं गाइस। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट, फॉर सपोर्टिंग माय चैनल एज वेल एज आप प्लीज। मुझे लगता है ऐसा कि आप मुझे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे भी उतना ही सपोर्ट करेंगे। सो गाइस शुरू करते हैं थर्मो अकेडमी का बचा हुआ पार्ट। और आप याद रखिएगा कि थर्मोडायनामिक का जो बचा हुआ पार्ट हम लोग करने वाले हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आप लोगों को डिटेल वीडियोस देखने हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पर थर्मोडायनामिक और थर्मोकेमिस्ट्री के मैंने कंप्लीट वीडियोस बना के रखे हैं, आप उसको देख के आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रिवीजन चल रहा है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिवीजन पार्ट में हम लोग अभी इस वीडियो के अंदर आगे की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हीट कैपेसिटी। नाउ दिस इज सो मच इंपॉर्टेंट। नाउ व्हाट इज हीट कैपेसिटी? नाउ हीट कैपेसिटी इज हीट गिवन टू द सिस्टम, ठीक है, टू इंक्रीज द टेम्परेचर अप टू 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। अगर आप चाहते हैं कि उस सिस्टम का जो चेंज इन टेम्परेचर है, यानी कि टेम्परेचर चेंज हो जाए कितना, 1 डिग्री सेल्सियस से चेंज हो जाए या फिर 1 केल्विन से चेंज हो जाए। इनफैक्ट ये दोनों एक ही बात है, आप लोग ध्यान से इसको देखिए। अगर आप 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन से अगर आप टेम्परेचर चेंज करना चाहते हैं किसी सिस्टम का, तो उसके लिए आप जितनी भी हीट प्रोवाइड करते हैं वो सीधे सीधे किसके इक्वल होगी, हीट कैपेसिटी के। अगर आप इसको मैथमेटिकली लिखना चाहें तो इसका मतलब ये निकलता है, नाउ लुक एट इट, हीट कैपेसिटी को सी से लिखते हैं व्हिच इज इक्वल्स टू हीट गिवन टू द सिस्टम टू चेंज द टेम्परेचर। कितना चेंज करना चाहते हैं, 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। उसको मैथमेटिकली क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर कितना है, 1, तो डिनोमिनेटर में आप कितना लिखोगे, 1, तो इसका मतलब जो भी आप हीट प्रोवाइड करोगे वो किसके इक्वल होगा, सी के। तो यहाँ पर मैथमेटिकली इसको आप यूं एक्सप्रेस कर सकते हैं, यहाँ से आप हीट को भी इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ हीट कैपेसिटी, दैट इज सी इनटू डेल्टा टी। नाउ दिस इज अगेन सो मच इंपॉर्टेंट। ये तो हुआ तुम्हारे लिए हीट कैपेसिटी, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। हीट कैपेसिटी को हम लोग बहुत तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहला है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। नाउ व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? अब क्योंकि यहाँ स्पेसिफिक हो गया है सब कुछ, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो सिस्टम के अंदर सब्सटेंस होगा उसका जो मास होगा वो भी स्पेसिफिक होगा। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि इफ यू वांट टू इंक्रीज द टेम्परेचर, यानी कि डेल्टा टी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 Kelvin, or we can say 1 degree Celsius. If you want to increase the temperature about 1 Kelvin or 1 degree Celsius for 1 gram substance. Now this is so much important. पिछली बार में क्या था, यहाँ पर मास मेंशन्ड नहीं था तो उसको हम लोग बोलते थे हीट कैपेसिटी। अभी हम लोग अगर मास, सब्सटेंस का मास भी मेंशन कर दें कि वो कितना होना चाहिए, 1 ग्राम, तो उसके लिए टेम्परेचर में अगर आप चेंज करते हैं 1 Kelvin और 1 डिग्री सेल्सियस, तो उसमें आप जितनी भी हीट देंगे वो सीधे किसके इक्वल हो जाएगी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के इक्वल हो जाएगी। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, देखिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को आप ऐसे लिख सकते हैं, चलेगा, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू द हीट गिवन टू द सिस्टम, जिसके अंदर टोटल सब्सटेंस कितना है, 1 ग्राम, तो नीचे आप मास को मेंशन करेंगे, सो साथ में क्या आ गया, m, ठीक है, इनटू टेम्परेचर, टू चेंज द टेम्परेचर अप टू हाउ मच, दिस इज 1 Kelvin और 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो आप सीधे सीधे स्पेसिफिक हीट को आप कैसे लिख सकते हैं, दैट इज एस इज इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाय एम इंटू डेल्टा टी। तो यहाँ से हीट निकालने का सीधा एक फॉर्मूला और आ गया इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, दैट इज एम, यानी कि मास ऑफ सब्सटेंस इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस इनटू चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी। तो आप हीट को स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के टर्म्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ दिस इज अगेन सो मच इंपॉर्टेंट। अब तीसरे पॉइंट पर चलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बाद। हालांकि हमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इतनी काम नहीं आती है जितनी हम लोगों को क्या काम आएगा, मोलर हीट कैपेसिटी काम आएगा। तो विल टॉक अबाउट मोलर हीट कैपेसिटी इन थर्ड, ठीक है। सो मोलर हीट कैपेसिटी, नाउ व्हाट इज मोलर हीट कैपेसिटी? नाउ मोलर हीट कैपेसिटी के अंदर क्या है, आप लोग यहाँ पर अगेन टेम्परेचर में चेंज कितना चाहते हैं, हम लोग टेम्परेचर में चेंज उतना ही चाहते हैं। इफ यू वांट टू चेंज द टेम्परेचर अबाउट 1 डिग्री सेल्सियस और 1 Kelvin, ठीक है, आप इतना ही चेंज करना चाहते हैं। बट इस बार जो सिस्टम में सब्सटेंस है
उसमें मोल्स गिवन है बजाय मास के। इफ द मोल ऑफ द सब्सटेंस इज 1, तब आप टेम्परेचर में अगर आप 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन चेंज करना चाहते हैं तो उसमें जितनी आप हीट प्रोवाइड करेंगे वो सीधे किसके इक्वल हो जाएगा, मोलर हीट कैपेसिटी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो उसको लिखने का तरीका क्या है, नाउ मोलर हीट कैपेसिटी उसको हम लिखते हैं cm से, बड़े ध्यान से इसको देखिएगा, is all about what, that is heat given to the system where the system has 1 mole substance, यानी कि मोल्स आपको डिफाइन करने पड़ेंगे, and to change the temperature up to 1 केल्विन और 1 डिग्री सेल्सियस, isn't it? तो अगर आप n की वैल्यू 1 रखते हैं, डेल्टा टी की वैल्यू 1 रखते हैं, तो हीट गिवन टू द सिस्टम सीधे किसके इक्वल हो जाएगा, मोलर हीट कैपेसिटी के इक्वल हो जाएगा। इसको मैथमेटिकली हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो यहाँ से हीट निकालने का एक और नया आपके पास फॉर्मूला आ गया, दैट इज इन टर्म्स ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी, दैट इज n नंबर ऑफ मोल्स, isn't it, into cm. Now cm means molar heat capacity into delta t. Now what is delta t? That is change in temperature, isn't it? तो यहाँ से q का एक हीट का निकालने का एक और फॉर्मूला आ गया। अब जरा ध्यान से देखिए, जो मोलर हीट कैपेसिटी होती है यानी कि cm, उसको हम लोग दो तरह से और रिप्रेजेंट कर सकते हैं, विच इज अगेन सो मच इम्पोर्टेंट। एक तो होता है cp, ठीक है, एक होता है cv। देखिए cp का मतलब होता है मोलर हीट कैपेसिटी व्हेन हीट गिवन टू द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, cp का मतलब हो गया मोलर हीट कैपेसिटी, isn't it? मैं लिख देता हूं यहाँ पे, नाउ दिस इज मोलर हीट कैपेसिटी, ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर आप कांस्टेंट प्रेशर पर हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में जो हीट कैपेसिटी निकल के आएगा फॉर 1 मोल सब्सटेंस, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, cp। ठीक है, और व्हाट इज cp? दैट इज मोलर हीट कैपेसिटी, isn't it, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर आप वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं, उस टाइम पे जो भी आप हीट प्रोवाइड करते हैं फॉर 1 मोल सब्सटेंस टू चेंज द टेम्परेचर अप टू 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन, दैट इज कॉल्ड cv। दिस इज सो मच इंपॉर्टेंट। अब देखिए cb को और cp को कैसे लिखेंगे, नाउ cp, देखिए cm का फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, अगर cm को cp की टर्म्स में लिखना है, मतलब आप चाहते हैं कि जो भी हीट आप दें वो कांस्टेंट प्रेशर पर हो, तो उसको कैसे लिखेंगे, सो cp इज इक्वल्स टू qp, isn't it? आप जरा ध्यान से इसको देखिए, cm किसके इक्वल था, q, यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है, तो मैं अब क्योंकि ये कांस्टेंट प्रेशर पर है तो cm को मैंने कैसे लिख दिया, cp। तो जो भी हीट प्रोवाइड कर रहा है उसको कैसे लिख दिया, qp अपॉन नंबर ऑफ मोल्स इनटू डेल्टा टी। दिस इज सो मच इंपॉर्टेंट अगेन। तो यहाँ से कांस्टेंट हीट, देखिए कांस्टेंट प्रेशर पर जो आप हीट प्रोवाइड कर रहे हैं qp, वो किसके इक्वल आ गया यहाँ से, दैट इज ncp डेल्टा टी। नाउ दिस इज अगेन सो मच इंपॉर्टेंट। और आप लोगों को पिछले वीडियो अगर आपने ध्यान से देखे हैं, तो कांस्टेंट प्रेशर पर जब आप हीट प्रोवाइड करते हैं सिस्टम को, तो वो किसके इक्वल होता है, एंड नाउ दिस इज ncp डेल्टा टी, ये t है, ठीक है, यहाँ से मल्टीप्लाई किया और कुछ नहीं किया मैंने। सो यहाँ से qp is equals to ncp डेल्टा टी, और हम जानते हैं हीट गिवन टू द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर वो किसके इक्वल होता है, डेल्टा h के। नाउ दिस इज सो मच इंपॉर्टेंट कि change in enthalpy delta H, which is equals to heat given to the system at constant pressure QP, which is equals to NCP delta T. Now this is so much important. देखिए यहाँ पर ये आपके पास change in enthalpy निकालने का एक और फॉर्मूला आ गया गाइस। Now this is so much important. मैं यहाँ स्टार लगा देता हूँ, ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। सो डेल्टा एच इज इक्वल्स टू क्या होता है, QP विच इज इक्वल्स टू NCP डेल्टा T। नाउ दिस इज सो मच इंपॉर्टेंट गाइस। सो यहाँ पर हमने CP को डिफाइन कर दिया, अब पैरेलली हम लोग CB को भी डिफाइन कर लेते हैं। चलो यहीं पर ही इसी बॉक्स में मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ, जरा ध्यान से उसको देखिए, ठीक है। अब CP डिफाइन किया ना, व्हाट अबाउट CV? नाउ CV हीट, ये है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो उसको कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पर cm को कैसे लिखा था, q बाई n इंटू डेल्टा टी। तो यहाँ पर q यानी कांस्टेंट वॉल्यूम पर है तो इसको q भी लिख दें, ठीक है, हीट गिवन टू द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स इनटू डेल्टा टी। नाउ दिस इज सो मच इंपॉर्टेंट अगेन। तो जरा ध्यान से इसको देखिए, यहाँ से हम लोग qv की वैल्यू निकालते हैं। अब qv इज इक्वल्स टू क्या होगा, दैट इज इक्वल्स टू ncv डेल्टा टी। अब आप पिछली वीडियो पर जाके देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्ट नंबर 1 में मैंने आपसे कहा था कि हीट गिवन टू द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू हाउ मच, दिस इज इक्वल्स टू डेल्टा U चेंज इन इंटरनल एनर्जी।
तो यहाँ पर सो मच इंपॉर्टेंट आपके पास डेल्टा यू का एक फॉर्मूला और आ गया। चेंज इन इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होगा? दैट इज एनसीवी डेल्टा टी, हीट गिवन टू द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम। दैट इज सो मच इंपॉर्टेंट गाइस। सो डेल्टा एच और डेल्टा यू की वैल्यूज आपको मिल गए यहाँ से इन टर्म्स ऑफ हीट कैपेसिटीज। दिस इज सो मच इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ने से पहले इसको जरा ध्यान से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। ये जो पूरा वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे सारे जो टॉपिक है वो हॉट टॉपिक्स है। अब चलते हैं हम लोग आगे। इसके बाद हम लोग करेंगे क्या? इसके बाद हम लोग प्रोसेसेस को समझेंगे। तो केमिस्ट्री के अंदर जो प्रोसेस होता है उसका मतलब क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसको हम लोग समझे। प्रोसेस का मतलब होता है, जरा ध्यान से इसको समझिए। प्रोसेस देखिए क्या होता है। नाउ सपोज कोई सिस्टम स्टेट 1 पर है, ठीक है। अब वो कहाँ जाना चाहता है? स्टेट 2 पे जाना चाहता है। स्टेट 1 से स्टेट 2 जाने का मतलब क्या होगा? कि कोई भी एक वेरिएबल पैरामीटर उसका चेंज हो जाए। मतलब स्टेट 1 पे अगर मैं बोलता हूँ कि उसका प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 है, और यहाँ पर मैंने किसी ना किसी तरह से प्रेशर तो खैर P1 ही रहा, वॉल्यूम भी V1 रहा, लेकिन टेम्परेचर चेंज होकर T2 हो गया। तो जरा ध्यान से इसको देखिए। इस तरह से अगर कोई वेरिएबल चेंज हो जाता है और उसके लिए मैं जो भी करता हूँ उसको हम लोग क्या कहते हैं? बेसिकली प्रोसेस कहते हैं। कई बार पूछते हैं प्रोसेस का मतलब क्या होता है। स्टेट 1 से स्टेट 2 पर जाने के लिए आप जो भी यहाँ पर करते हैं उसको हम लोग प्रोसेस के नाम से जानते हैं केमिस्ट्री के अंदर। मतलब उसके अंदर आपके जो वेरिएबल होते हैं बेसिकली सिस्टम के, वो चेंज हो जाता है। उसमें से कोई भी, इवन तीनों भी हो सकते हैं, इट्स नॉट एट ऑल अ बिग डील। यहाँ पर मैंने टेम्परेचर के टर्म्स में बोला, उसको हम लोग प्रोसेस कहते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, प्रोसेस चार तरह के होते हैं। पहला जो प्रोसेस है वो होता है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब ये हो गया, थर्मल मतलब सीधे सीधे टेम्परेचर से है। सो आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब ये होता है कि जो टेम्परेचर इनिशियल है वही टेम्परेचर क्या है? फाइनली है। अगर इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर सेम रहे, यानी कि डेल्टा टी टेंड टू क्या हो? जीरो, तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे प्रोसेस को हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस में काउंट करते हैं। मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, प्रेशर और वॉल्यूम में से कुछ भी चेंज हो रहा है, तो उसको हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस में काउंट करते हैं। दूसरा प्रोसेस होता है आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक, जरा ध्यान से इसको देखिए। आइसोबारिक प्रोसेस, बार किसकी यूनिट होती है? प्रेशर की। इसका मतलब क्या है? आइसोबारिक प्रोसेस वो होता है जिसमें इनिशियल प्रेशर और फाइनल प्रेशर सेम होता है। मतलब प्रेशर को आपने कांस्टेंट रखा है, इसका मतलब डेल्टा पी इज इक्वल टू हाउ मच? जीरो। तीसरा जो प्रोसेस है वो होता है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस, कोरिक। नाउ दिस इज अगेन सो मच इंपॉर्टेंट। आइसोकोरिक का मतलब क्या हो गया? बेसिकली यहाँ पर जो इनिशियल वॉल्यूम है और जो फाइनल वॉल्यूम है वो दोनों सेम है। इसका मतलब डेल्टा वी टेंड टू क्या हो गया? जीरो। अब डेल्टा वी टेंड टू जीरो, तो यहाँ पर एक चीज तो क्लियर है कि यहाँ पर आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन कितना होता है? जीरो, क्योंकि वर्क डन का मतलब क्या होता है? चेंज इन वॉल्यूम। यानी कि वर्क डन का फॉर्मूला आपने पिछली बार भी देखा था, वो क्या था? माइनस ऑफ पी डेल्टा वी, ठीक है। तो यहाँ पर तो वॉल्यूम में चेंज ही नहीं आ रहा, वॉल्यूम में चेंज जीरो है, इसका मतलब वर्क डन क्या होगा? जीरो। एक चीज तो मैंने यहीं पर बता दिया आपको, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए हमेशा वर्क डन कितना होता है? जीरो होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट, फोर्थ। नाउ अगेन सो मच इंपॉर्टेंट, एडियाबैटिक। सो चौथा जो प्रोसेस है वो है एडियाबैटिक। नाउ व्हाट इज एडियाबैटिक? ठीक है। सो एडियाबैटिक प्रोसेस वो होता है जहां पर हीट एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग इज जीरो। नाउ दिस इज सो मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। एडियाबैटिक प्रोसेस वो होता है जहां पर हीट एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग इज जीरो। क्यू की वैल्यू जीरो होती है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये तो हमारे प्रोसेसेस हो गए इन टर्म्स ऑफ देयर वेरिएबल्स, ठीक है। अब दो तरह के और प्रोसेस होते हैं विच इज अगेन सो मच इंपॉर्टेंट, और उन प्रोसेसेस का नाम क्या है? उन प्रोसेसेस का नाम है, एक का नाम है रिवर्सिबल, दूसरे का नाम है इरिवर्सिबल। नाउ हम लोगों को ये देखना है कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस में बेसिकली फर्क क्या होता है, ठीक है। ये हमें जानना जरूरी है, क्योंकि इसके बाद ही आप लोग बाकी चीजें आगे की चीजें जो है समझ पाएंगे। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, ठीक है। जरा ध्यान से उसको समझ ले हम लोग, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं ना। व्हाट इज रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस? बेसिकली जो स्टूडेंट है वो रिवर्सिबल का मतलब समझते हैं जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में जाए, और इरिवर्सिबल का मतलब जो सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए, यूनिडायरेक्शनल हो, मतलब सिर्फ ये। और रिवर्सिबल का मतलब हो गया कि जो जो दोनों डायरेक्शन में जाए, अप फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। लेकिन ऐसा नहीं है गाइस, हम लोग थर्मोडायनेमिक में इसको डिफरेंटली समझेंगे। देखिए, रिवर्सिबल का मतलब हो गया ऐसा प्रोसेस जो कि ऑलमोस्ट इन्फिनिटी स्टेप्स पे होता है। पहली बात तो इन्फिनिटी स्टेप का मतलब क्या है, जरा मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। पहला फर्क तो ये हो गया कि इन्फिनिटी मतलब मल्टीपल स्टेप में होता है, जबकि जो इरिवर्सिबल जो प्रोसेस होते हैं वो सिंगल स्टेप में होते हैं। कैसे होते हैं? सिंगल स्टेप में। ये आप लोगों को ध्यान रखना, और दिस इज अगेन सो मच इंपॉर्टेंट
कि ये जो प्रोसेस है वो तो सिंगल स्टेप में होते हैं, जबकि ये वाले प्रोसेस मल्टीपल स्टेप में होते हैं, ऑलमोस्ट वी कैन से इन्फिनिटी स्टेप्स में होते हैं। ठीक है, पहले फर्क समझ लेते हैं, फिर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। दूसरा जो फर्क होता है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में, वो ये होता है कि रिवर्सिबल जो प्रोसेसेस होते हैं उनके अंदर एक्सटर्नल प्रेशर, ये दिस इज सो मच इंपॉर्टेंट, एक्सटर्नल जो प्रेशर होता है वो नॉट इक्वल्स टू कांस्टेंट, वो कभी भी कांस्टेंट नहीं होता है, एक्सटर्नल प्रेशर कभी भी कांस्टेंट नहीं होता है। एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा, बहुत आसान है। और जबकि यहाँ पर जो एक्सटर्नल प्रेशर है, दिस इज अगेन सो मच इंपॉर्टेंट कि एक्सटर्नल प्रेशर यहाँ पर हमेशा कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ये दो फर्क आपको क्लियर होने चाहिए, क्योंकि इसी के बिहाफ पे आप जितने भी न्यूमेरिकल पोर्शन है वो कर पाएंगे। अब इसको समझें कैसे। तो सपोज आप यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा, कि यहाँ पर हमने क्या किया, एक सिस्टम लिया, और सिस्टम हमारे लिए क्या होता है, पिस्टन लगा हुआ सिलेंडर होता है। अब आप ये सोचिए कि मैं ऐसा कह देता हूँ कि इसका जो वॉल्यूम है वो V1 है, ठीक है, और प्रेशर मान लेते हैं इस टाइम पे P1 है, और एटमॉस्फेरिक जो टेम्परेचर है बेसिकली वो T1 मान लेते हैं आजू बाजू का, ठीक है। अब जरा ध्यान से इसको देखिए, अगर मैं चाहता हूं कि पिस्टन जो है अपनी फर्स्ट पोजीशन से, जहां पर इसका वॉल्यूम V1 है, ये सेकंड पोजीशन पर आ जाए जहां पर इसका वॉल्यूम V2 है। सो ये फर्स्ट पोजीशन हो गई, फर्स्ट पोजीशन हम चाहते हैं कि ये सेकंड पोजीशन पर आ जाए, तो दो तरीके से आ सकता है। आप इसको रिवर्सिबली भी ला सकते हो, यानी मल्टीपल स्टेप में नीचे ला सकते हो, ठीक है, नीचे ला सकते हो, और आप इसको एक ही स्टेप में ला सकते हो। अब एक स्टेप में लाने के लिए क्या करोगे आप एक स्टेप में लाने के लिए यहाँ पर आप क्या करो, एक आयरन का भारी सा पीस रख दो M मास का, जिससे अचानक से क्या होगा, अचानक से ये दबेगा और एकदम से नीचे आ जाएगा, इजंट इट। तो ऐसे प्रोसेस जो सिंगल स्टेप में हो जाते हैं, जिसमें आपने क्या किया, एकदम से अचानक से M मास का टुकड़ा रख दिया। अगर आपने मास कांस्टेंट है जो कि आपने अचानक से रखा है, तो ऑब्वियसली जो एक्सटर्नल प्रेशर हो गया वो क्या हो गया, कांस्टेंट, ठीक है। वो तो एकदम से रखा और वो हमेशा के लिए कांस्टेंट हो गया। फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन पर जाते हैं मास का जो वैल्यू होगा वो तो m ही होगा। इसका मतलब जो एक्सटर्नल प्रेशर आपने अप्लाई किया वो आपने कांस्टेंट अप्लाई करा है, यानी कि एक ही स्टेप में हो गया, ठीक है। ऐसे स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं, क्योंकि सिंगल स्टेप में हो गया और एक्सटर्नल प्रेशर उसके लिए कांस्टेंट था। अब आप इमेजिन करो, इस चीज को आप यूं भी तो कर सकते हो, जरा सोचिए आप कि आप अगर इसको फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन पर लाना चाहते हैं, तो इसको लाने का एक और तरीका है, आप क्या इसको मल्टीपल स्टेप में लाओ। मतलब आप एक काम करो, यहाँ पर क्या करो, एक फनल लगाओ, ठीक है, इस तरह से, उसमें मिट्टी भर दो, इस तरह से मिट्टी आपने भर दी। अब मिट्टी को धीरे धीरे नीचे गिरने दो, जैसे ही मिट्टियां इकट्ठी होने लगेगी, धीरे 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 मिट्टी मिट्टी बढ़ेगी, मिट्टी का मास बढ़ेगा, ठीक है, सैंड का मास बढ़ेगा। और अगर मास धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसका मतलब आप प्रेशर भी तो एक्सटर्नली धीरे धीरे बढ़ा रहे हो, इसका मतलब प्रेशर तो कांस्टेंट नहीं हुआ। तो ऐसे प्रोसेस एक्चुअल में क्या, आप खड़े रहोगे तो ये धीरे धीरे मिट्टी नीचे आ रही है और धीरे धीरे नीचे दब रहा है, आपको ये हो रहा है नीचे, लेकिन दिखाई नहीं देगा अगर आप इंस्टेंटली देखोगे तो। लेकिन अगर आप एक दिन बाद आएंगे या कुछ घंटों बाद आएंगे, तो ये अगर मिट्टी पूरी गिर जाती है, तो इसका मतलब ये धीरे धीरे करके क्या होगा, नीचे आ जाएगा, इस पर्टिकुलर पोजीशन पर आ जाएगा। इस तरह के प्रोसेस को हम लोग क्वासी प्रोसेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वासी मतलब रिवर्सिबल, रिवर्सिबल मतलब क्वासी, ये होता हो रहा है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है, तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्वासी प्रोसेस भी कहते हैं। तो इमेजिन करो, जरा ध्यान से इसको देखो, अब जरा ध्यान से इसको देखो, मतलब क्या निकलता है कि जो रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं वो मल्टीपल स्टेप में होते हैं, मतलब धीरे धीरे करके नीचे आएगा, ठीक है। और रिवर्सिबल का मतलब क्या हो गया कि आप किसी भी स्टेप पर इस फनल को आप बंद कर दो, यहाँ से मिट्टी को ब्लॉक कर दो, आप वापस से ऊपर की तरफ जा सकते हो, आप रुक गए हो, मिट्टी हटाते जाओ, ऊपर चले जाओगे। लेकिन क्या इस स्टेप में आप कभी नीचे जब जा रहे हो तो इंस्टेंटली रुक के ऊपर आ सकते हो क्या? नहीं। तो इसी का मतलब, इसीलिए हम लोग जब m मास रख देते हैं, एक ही टाइम पे m मास रख देते हैं, तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग इरिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं, क्योंकि हम लोग इंस्टेंटली अब वापस सोच के कभी ऊपर नहीं आ सकते। लेकिन यहाँ पर जैसे आप इसको बंद कर दोगे, ब्लॉक कर दोगे मिट्टी, तो आप उस स्टेप से मिट्टी हटाकर वापस ऊपर भी आ सकते हो। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में रिवर्स में आना पॉसिबल होता है, और ये मल्टीपल स्टेप में होता है, और एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट नहीं होता। जबकि इरिवर्सिबल प्रोसेस जो होते हैं बेसिकली सिंगल स्टेप में होते हैं, और वहां पर प्रेशर, जो एक्सटर्नल प्रेशर आपने अप्लाई किया, वो कांस्टेंट होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी होती है। तो यहाँ पर टोटल अगर रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस को मिला लें, तो यहाँ पर 4 तरह के प्रोसेस ये हैं और 2 तरह के प्रोसेस ये हो गए, तो टोटल 8 तरह के प्रोसेसेस हो गए। कैसे? आइसोथर्मल प्रोसेस अब 2 तरह का होता है, एक तो होता है रिवर्सिबल और दूसरा होता है इरिवर्सिबल, ठीक है। तो 2 तरह के ये हो गए। इसी तरह से ये भी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल।
और इसी तरह से ये वाला प्रोसेस भी रिवर्सिबल होता है और इरिवर्सिबल होता है, और ये वाला प्रोसेस भी रिवर्सिबल होता है और इरिवर्सिबल होता है। तो टोटल 8 तरह के प्रोसेसेस हो गए। उसी के लिए हम लोगों को वर्क डन के फॉर्मूले देखने हैं। तो मैं आपको सीधे वर्क डन के फॉर्मूले बताऊंगा, बड़े ध्यान से उसको देखिएगा। तो चलिए मैं आपको वर्क डन के फॉर्मूले बता रहा हूँ, जरा गौर से उसको देखिए। नाउ वर्क डन फॉर, सबसे पहले आइसोथर्मल प्रोसेस की तरफ चलते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस पे हम लोग रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के लिए वर्क डन का फॉर्मूला देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। अगर आपका जो प्रोसेस है इरिवर्सिबल है तो उसके लिए वर्क डन, तो मैंने आपको पहले ही कहा कि इरिवर्सिबल प्रोसेस में जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, एक्सटर्नल प्रेशर तो कांस्टेंट होता है। इसका मतलब हम वर्क डन तो सीधे लिख सकते हो, आप सिर्फ वॉल्यूम में चेंज आएगा तो एक्सटर्नल प्रेशर तो कांस्टेंट है, पी एक्सटर्नल वो कांस्टेंट है, और साथ में क्या लगाना है आपको, डेल्टा वी, सिर्फ वॉल्यूम में चेंज आएगा। तो इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में तो वर्क डन का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग रिवर्सिबल के लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए अगर आप फॉर्मूला देखें तो हमको पता है कि रिवर्सिबल में एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट नहीं होता है। ठीक है, तो ये तो कांस्टेंट नहीं होता है और कंटिन्यूसली चेंज होते रहता है। तो अगर इसके लिए हम लोगों को वर्क डन का फॉर्मूला देखना है, जो कि मैंने अपने जो डिटेल्ड वीडियोस हैं उनमें मैंने इनको क्या कर रखा है, बेसिकली एक्सप्लेन कर रखा है कैसे आता है। तो मैं आपको सीधे यहाँ पर फॉर्मूला बता रहा हूँ। तो यहाँ पर इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस का जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, लेकिन रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस का अगर फॉर्मूला अगर आप लोगों को देखना है विच इज दिस, तो वो फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ एन आर टी, ठीक है, एल एन ऑफ V2 by V1। नाउ दिस इज सो मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, V2 by V1, यानी कि इसको आप यूं भी लिख सकते हो, V2 का मतलब हो गया फाइनल वॉल्यूम और V1 का मतलब हो गया इनिशियल वॉल्यूम। आप इस फॉर्मूले को यूं भी लिख सकते हो इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, W इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एन आर टी, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है, प्रेशर भी चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग सब जानते हैं किसी भी गैस के लिए P1 V1 किसके इक्वल होता है, P2 V2 के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम निकालें कि V2 बाई V1 किसके इक्वल होगा, तो V2 बाई V1 P1 अपॉन P2 के इक्वल होगा। सही है, P1 अपॉन P2 के इक्वल होगा। तो यहाँ पर ln ऑफ क्या लिखूंगा, P1 अपॉन P2। ठीक है, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से उसको देखिए, P1 अपॉन P2। तो यहाँ पर P1 का मतलब क्या हो गया, इनिशियल प्रेशर, और P2 का मतलब क्या हो गया, फाइनल प्रेशर। आप इसको इस टर्म में लिख सकते हैं। सो ये हमारे पास फॉर्मूले हो गए, मैं फिर से बता देता हूँ। आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, और रिवर्सिबल के अंदर क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट नहीं होता है तो यहाँ पर लोगरिथमिक टर्म्स आ रही हैं, जरा चेक कीजिए, इन फॉर्मूले को आप लोगों को याद करना है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो प्रोसेस है एडियाबैटिक। चलो सबसे पहले एडियाबैटिक प्रोसेस की तरफ चलते हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए क्या होगा वर्क डन का फॉर्मूला। एडियाबैटिक प्रोसेस जो होता है बेसिकली, जिसके अंदर Q का वैल्यू क्या होता है, बेसिकली 0 होता है। तो जरा ध्यान से उसको देखिए, एडियाबैटिक प्रोसेस में चल रहा है। सो एडियाबैटिक प्रोसेस जिसके अंदर Q की वैल्यू 0 होती है, उसके लिए जो वर्क डन का फॉर्मूला निकल के आता है, विच इज अगेन सो मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि Q का वैल्यू 0 होता है तो हमको पता है कि जो वर्क डन होगा सीधे सीधे वो किसके इक्वल होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, जो हम कैसे लिखते हैं, दैट इज NCV डेल्टा T से लिखते हैं। और अगर आप लोगों को पता है, क्योंकि वर्क डन सीधे चेंज इन इंटरनल एनर्जी के इक्वल होगा, एनसीवी डेल्टा टी उसको लिखते हैं। तो उसको डिफाइन कैसे करते हैं, देखिए बहुत सिंपल है। वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस इज इक्वल्स टू, दैट इज P2V2 विच इज सो मच इंपॉर्टेंट, माइनस P1V1, ठीक है, अपॉन गामा माइनस 1। नाउ दिस इज सो मच इंपॉर्टेंट। अब आप ये देखिए हमारे लिए कुछ नई टर्म्स आ गई, आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, डेल्टा ऑफ पीवी, यानी कि प्रेशर और वॉल्यूम दोनों चेंज हो रहे हैं, ठीक है, अपॉन गामा माइनस 1। नाउ व्हाट इज गामा, नाउ दिस इज पॉइजन्स रेशियो। गामा हम लोग लिखते हैं Cp बाई Cp। Cp मतलब हीट, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। Cv का मतलब क्या होता है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो दो रिलेशन मैं आपको और बता देता हूँ। गामा का मतलब क्या होता है, Cp बाई Cv, और Cp माइनस Cv अगर आप इन दोनों का डिफरेंस लेना चाहें तो किसके इक्वल होता है, R के। नाउ दिस इज सो मच इंपॉर्टेंट। Cp माइनस Cv R के इक्वल होता है, Cp बाई Cv गामा के इक्वल होता है। और एक और चीज बता देता हूँ, Cv बाई R, आप यहाँ से क्या करो, यहाँ से Cp का वैल्यू निकाल लो। यहाँ से Cp का वैल्यू क्या होगा, गामा इंटू Cv। तो यहाँ Cv बाई R की वैल्यू जब आप निकालोगे तो 1 अपॉन गामा माइनस 1 आएगा, जो इस फॉर्मूले में इस्तेमाल भी हुआ जब आप इसको ड्राइव करोगे। ये सवाल बहुत बार सीधे ही पूछ लिया गया है। Cv बाय R जो है वो बेसिकली 1 अपॉन गामा माइनस 1 के इक्वल होता है, और वो यहाँ पर इस्तेमाल भी हुआ है। ये एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए वर्क डन का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, डिटेल देखना चाहे तो वीडियो में देख सकते हैं। अब आपसे कोई पूछे कि चलो एडियाबैटिक प्रोसेस का हो गया ना, व्हाट अबाउट आइसोबारिक प्रोसेस।
तो आइसोबारिक प्रोसेस तो सीधे सीधे ही बता रहा है, आइसोबारिक प्रोसेस में तो प्रेशर कांस्टेंट होगा, डेल्टा पी इज इक्वल टू 0, तो प्रेशर कांस्टेंट है। तो प्रेशर कांस्टेंट के लिए तो वर्क डन आप सीधे लिख सकते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस ऑफ पी, क्योंकि प्रेशर आपका ऑलरेडी कांस्टेंट है, पी एक्सटर्नल साथ में क्या लिखेंगे आप, डेल्टा वी। आइसोबारिक प्रोसेस के लिए तो आसानी है। नाउ लास्ट रह गया आइसोकोरिक प्रोसेस। नाउ आइसोकोरिक प्रोसेस में हम लोग सब जानते हैं कि आइसोकोरिक प्रोसेस में डेल्टा वी टेंड टू 0 होता है। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में तो वर्क डन हमेशा ही क्या होगा, 0, चाहे वो रिवर्सिबल हो चाहे वो इरिवर्सिबल हो। ठीक है, तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो ये इट्स ऑल अबाउट वर्क डन, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब हम इससे आगे चलते हैं, वर्क डन से आगे। ठीक है, अब हमारे लिए जो इसके बाद जो हॉट टॉपिक रहता है वो होता है स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरिया। उसको हम लोग फटाफट से खत्म कर लेते हैं और ये हमारा लास्ट टॉपिक भी है। नाउ व्हाट अबाउट स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरिया। स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरिया का मतलब क्या है? स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरिया का मतलब होता है कि कोई इवेंट जो है कब स्पॉन्टेनियस होगा और कब नहीं होगा। नाउ दिस इज सो मच इंपॉर्टेंट। नाउ स्पॉन्टेनिटी के लिए हम लोगों को काफी चीजें देखनी पड़ती हैं, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल कहते हैं ऐसा कि कोई इवेंट तब स्पॉन्टेनियस होता है जब एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी कैसी हो, नेगेटिव। देखिए चेंज इन एंथैल्पी नेगेटिव का मतलब क्या है कि वो जो स्पीसी है वो अपनी एनर्जी को कम कर रही है, या सब्सटेंस अपनी एनर्जी को कम कर रहा है। एनर्जी कम करने का मतलब ये हो गया ना कि वो अपने अंदर से एनर्जी को बाहर निकाल रहा है, तभी तो डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव है। इसका मतलब हम कहें एनर्जी कम करने का मतलब, या डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव है, उसका मतलब क्या होता है कि जो केमिकल रिएक्शन है वो कैसी है, एक्सोथर्मिक है। यही तो मतलब हुआ, एक्सोथर्मिक है। नाउ दिस इज सो मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो जरा ध्यान से इसको देखिए। कोई ऐसा कहते हैं कि जब डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होती है तो सब्सटेंस अपनी एनर्जी को कम कर रहा होता है। सबसे अपनी एनर्जी को कम कर रहा होता है, इसका मतलब अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा होता है। तो ऐसा इनिशियली कहा गया कि अगर डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव हो, यानी कि कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो, तो वो स्पॉन्टेनियस होती है। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे आपको एग्जांपल मिल जाएंगे जो एंडोथर्मिक है फिर भी स्पॉन्टेनियस है। तो ये कंप्लीटली डिफाइन नहीं करता स्पॉन्टेनिटी को, लेकिन होता है ऐसा कि एक्सोथर्मिक जो रिएक्शंस होती है वो जनरली स्पॉन्टेनियस होती है। सेकंड क्राइटेरिया हमें देखना पड़ता है किसका, चेंज इन एंट्रोपी का। ऐसे बहुत सारे इवेंट देखे गए हैं जिसमें जो रिएक्शंस है वो एंडोथर्मिक है, यानी कि आपको हीट देना पड़ता है, उसके बावजूद भी वो होती है। उसका रीजन है कि उनकी फ्रीडम बढ़ रही होती है। फ्रीडम का मतलब एंट्रोपी। नाउ दिस इज सो मच इंपॉर्टेंट। ये एक थर्मोडायनेमिक टर्म है जिसको एंट्रोपी बोलते हैं। एंट्रोपी का मतलब होता है फ्रीडम। अगर किसी इवेंट में सब्सटेंस की फ्रीडम बढ़ रही हो, फ्रीडम का मतलब, फ्रीडम देखो, सॉलिड टू लिक्विड जाओगे तो मॉलिक्यूल्स का फ्रीडम बढ़ा, लिक्विड टू गैस जाओगे तो फ्रीडम और बढ़ गया। तो मतलब ये है कि अगर किसी इवेंट में सब्सटेंस का एंट्रोपी या फ्रीडम बढ़ रहा होता है तो वो इवेंट स्पॉन्टेनियस होता है। तो कहने का मतलब हो गया डेल्टा एस का वैल्यू मस्ट बी पॉजिटिव। तो देखिए यहाँ पर दो हमारे पास क्राइटेरिया निकल के आ गए कि डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है, और डेल्टा एस का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, तो वो इवेंट क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। लेकिन अब देखिए जरा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर एक तीसरी टर्म लेकर आए जिससे हम सीधे डिफाइन कर सकते हैं स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरिया को। वो होता है गिब्स फ्री एनर्जी, डेल्टा जी। और डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब इस कॉन्सेप्ट को भी मैंने बड़े अच्छे से समझाया हुआ है, आप वीडियो में जाके देखिए गिब्स फ्री एनर्जी चेंज क्या होता है। दैट इज टोटल एनर्जी में से आपकी फ्रीडम वाली एनर्जी को माइनस कर दो तो जो अवेलेबल एनर्जी है उसको हम लोग गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं, और उससे हम बड़े आसानी से स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरिया को डिफाइन कर सकते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू गिब्स, स्पॉन्टेनियस इवेंट कौन से होते हैं? स्पॉन्टेनियस इवेंट वो होते हैं जहां पर गिब्स फ्री एनर्जी चेंज कैसा हो, लेस देन जीरो। बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि नेगेटिव। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? अगर कोई इवेंट में गिव्स टू एनर्जी चेंज लेस देन जीरो यानी कि नेगेटिव होगा तो वो स्पॉन्टेनियस होगा। और नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए क्राइटेरिया इसका जस्ट उल्टा, यानी कि डेल्टा जी का वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो हो, यानी कि कोई ऐसी रिएक्शन है जहां पर सब्सटेंस में गिव्स टू एनर्जी चेंज जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है, तो उसके लिए वो इवेंट जो होगा वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। सीधा सा क्राइटेरिया उन्होंने दे दिया, यहाँ से आप सीधे सीधे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, विच इज वेरी इजी। तो स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरिया को हम लोग डेल्टा एस और डेल्टा जी से समझ सकते हैं बड़े आसानी से। ठीक है, एक ये तो हुआ ही, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर एंट्रोपी को, एंट्रोपी हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखिए एंट्रोपी डेल्टा एस निकालने का हमारे पास एक जनरलाइज फॉर्मूला है। अगर उस जनरलाइज फॉर्मूले को हम लोग देख ले ध्यान से, तो हम लोग काफी आसानी से, बहुत आसानी से अलग अलग प्रोसेस के लिए एंट्रोपी की कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब देखिए वो जनरलाइज फॉर्मूला है क्या। वैसे मैंने उनको वीडियो में डिफाइन कर रखा है, ड्राइव कर रखा है, लेकिन फिर भी मैं आपको सीधे बताता हूँ। नाउ व्हाट इज डेल्टा एस? डेल्टा एस का फॉर्मूला होता है जनरलाइज, दैट इज एन सी वी एल एन ऑफ टी टू बाई टी वन। नाउ दिस इज सो मच इंपॉर्टेंट। देखिए ये पहली टर्म हो गई उसकी जो टेम्परेचर के बिहाफ पर है, प्लस
एन आर एल एन ऑफ वी टू बाई वी वन। देखिए ये जो जनरलाइज फॉर्मूला है, इससे आप हर तरह के प्रोसेस के लिए क्या निकाल सकते हैं, आप हर तरह के प्रोसेस के लिए डेल्टा एस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए कैसे, देखिए इसको मगअप कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बहुत आसान है ड्राइव करना, इट्स नॉट एट ऑल अ बिग डील। अगर आप इसको देखना चाहें तो मेरी वीडियोस में देख सकते हैं। फॉर्मूला क्या है डेल्टा एस निकालने का, दैट इज एन सी वी एल एन ऑफ टी टू बाई टी वन, ठीक है, माइनस एन आर एल एन ऑफ वी टू बाई वी वन। अब अगर मैं कह दूं आपसे कि फर्स्ट है हमारे पास, सपोज हमारे पास जो फर्स्ट प्रोसेस है आइसोथर्मल, अगर मैं पूछूं आपसे कि रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए आप लोगों को एंट्रोपी निकालनी है किसी सिस्टम की, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए आप लोगों को एंट्रोपी कैलकुलेट करना है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में हम जानते हैं कि इनिशियल जो टेम्परेचर होता है वो फाइनल टेम्परेचर के इक्वल होता है, ये हम जानते हैं पहले से ही। तो इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर अगर इक्वल होता है तो आप खुद ही सोचिए, तो इक्वल है तो एल एन ऑफ टी टू बाई टी वन, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, जीरो। क्यों? क्योंकि टी वन टी टू इक्वल है तो एल एन ऑफ वन की वैल्यू जीरो होती है, तो इसकी वैल्यू जीरो हो गई, तो यहाँ से डेल्टा एस का वैल्यू सीधे किसके इक्वल आ गया। तो ये टर्म तो आपकी क्या होगी, बेसिकली ये टर्म तो जीरो हो रही है, ये टर्म तो हमारे लिए क्या हो रही है, जीरो हो रही है। तो पीछे यही टर्म बची। तो आइसोथर्मल, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए सिस्टम की जो एंट्रोपी होती है वो होती है एन आर एल एन ऑफ वी टू बाई वी वन। दिस इज सो मच इंपॉर्टेंट। ये सीधे सीधे आप एंट्रोपी कैलकुलेशन कर सकते हैं यहाँ पे हर तरह के प्रोसेस के लिए। तो आइसोथर्मल के लिए तो सिस्टम की एंट्रोपी आ गई। अब इसी तरह से आइसोथर्मल के बाद सपोज आपसे पूछा एडियाबैटिक के लिए, तो देखिए एडियाबैटिक के लिए अगर आपको एंट्रोपी की कैलकुलेशन करनी है तो बहुत आसान है। एडियाबैटिक प्रोसेस में डेल्टा एस का वैल्यू हमेशा ही कितना होता है, जीरो होता है। अब ये कैसे आया, देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि जो चेंज इन एंट्रोपी है उसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज क्यू बाई टी। नाउ दिस इज सो मच इंपॉर्टेंट। क्यू बाई टी का मतलब क्या है, दैट इज हीट गिवन टू द सिस्टम, ठीक है, डिवाइडेड बाई टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। इसके रेशो को और नीचे रिवर्सिबल भी लगाया जाता है। इस फॉर्मूले को भी आपको मगअप करना है, ये एंट्रोपी का जनरलाइज फॉर्मूला है। तो हमको पहले से ही पता है कि एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए Q की वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो इसका मतलब डेल्टा एस की वैल्यू भी क्या होगी, जीरो। तो हर एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए एंट्रोपी में चेंज जीरो होता है। तीसरा, सपोज आपसे पूछा कि आइसो कोरिक प्रोसेस के लिए बताइए कि आपके पास आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए डेल्टा एस का वैल्यू क्या होगा। अब आप खुद ही सोचिए, आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम दोनों इक्वल होते हैं, V1 और V2 इक्वल होता है। अगर वॉल्यूम इक्वल है तो ln ऑफ V1 अपॉन V2 की वैल्यू क्या हो गई, जीरो। इसका मतलब जो आपका सेकंड टर्म है वो क्या हो गया, जो आपका सेकंड टर्म है वो तो जीरो हो गया। तो इसका मतलब आप डेल्टा एस को क्या लिख सकते हैं, दैट इज n साथ में CV ln ऑफ T2 बाई T1। नाउ दिस इज सो मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आप इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। चलिए जो फोर्थ वाला जो हमारे पास प्रोसेस है वो कौन सा वाला होता है, दैट इज आइसोबारिक। सो अगर आपसे कोई पूछे कि आइसोबारिक प्रोसेस के लिए अगर हमें डेल्टा एस का वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो अब हमको पहले से पता है। देखिए जरा ध्यान से, नाउ लुक एट इट। आपने आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए हम लोग जानते हैं कि V2 इज इक्वल टू V1 होता है। यहाँ पर आइसोबारिक प्रोसेस के लिए क्या होगा, P2 इज इक्वल टू क्या होगा, P1, यही तो होगा। तो यहाँ पर जरा ध्यान से देखिए, किसी भी गैस के लिए हम जानते हैं कि P1 V1 इज इक्वल टू क्या होता है, P2 V2। तो जरा ध्यान से इसको देखिए, इसका मतलब ये निकलता है कि V2 बाई V1 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, P1 अपॉन P2 लिख सकते हैं। तो आप जरा ध्यान से इसको देखिए, ये लास्ट वाले में अगर आप यहाँ पर P1 अपॉन P2 लिखते हैं V2 बाई V1 की जगह पे, और हम जानते हैं कि P1 P2 के इक्वल है, तो ये लास्ट वाला जो पोर्शन हो गया वो जीरो हो गया। तो इस केस में आइसोबारिक प्रोसेस के लिए आप डेल्टा एस का वैल्यू कैसे लिखेंगे, दैट इज वेरी सिंपल अगेन, दैट इज n, लास्ट वाला पोर्शन तो जीरो हो गया। अब CV की जगह CP लिखेंगे, क्योंकि आइसोबारिक प्रोसेस है तो प्रेशर तो कांस्टेंट है, तो CV नहीं लिखेंगे, उस टाइम पे CP लिखेंगे। नाउ दिस इज अगेन सो मच इंपॉर्टेंट, NCP ln ऑफ T2 बाई T1। तो ये आपके पास सीधे सीधे डेल्टा एस के बहुत सारे फॉर्मूले आ गए, और आप ये सारे के सारे फॉर्मूले जो है वो किससे ड्राइव कर सकते हैं, आप ये सिंपल जनरलाइज फॉर्म से ड्राइव कर सकते हैं। नाउ दिस इज सो मच सिंपल। और आप ये फॉर्म कैसे लेकर आए हैं, बहुत आसान है। देखिए डेल्टा एस की वैल्यू होती है किसके इक्वल, Q बाय T, और बेसिकली और जो Q का वैल्यू होता है बेसिकली वो किसके इक्वल होता है, दैट इज डेल्टा U, ठीक है, प्लस P डेल V, यही तो होता है। तो आप ये वैल्यू रख के आप वो जो जनरलाइज फॉर्मूला है उसको बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। डेल्टा U किसके इक्वल होता है, दैट इज NCV डेल्टा T। अब ये सारी चीजें आप रख दीजिए और आपके पास वो जनरलाइज फॉर्म आ जाएगी। देखिए बड़ा आसान है, आप फोकस करें तो आप बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। डिटेल वीडियो मैंने डाल रखी है, उसमें आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास बिल्कुल एंडिंग पॉइंट पर हम लोग, इसमें थोड़ी सी चीजें और रह गई हैं, तो चलो उसको भी हम लोग क्या कर लेते हैं, बेसिकली रिवाइज कर लेते हैं। तो वो क्या क्या है, जरा ध्यान से उसको देखिए। लास्ट जो चीज हमारे पास बच रही है वो हमारे पास ये है
कि सेकंड लॉ और थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फिर होता क्या है। तो देखिए सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें ये कह रहा है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें ये कह रहा है बेसिकली कि यहाँ पर जो यूनिवर्स का एंट्रोपी है वो कंटिन्यूसली बढ़े जा रहा है। डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स, हाँ, डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। ठीक है, वो कैसे, क्यों? क्योंकि इस यूनिवर्स में जितने भी इवेंट होते हैं वो स्पॉन्टेनियस होते हैं। ठीक है, और स्पॉन्टेनियस इवेंट के लिए डेल्टा एस का वैल्यू हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, यानी कि ग्रेटर देन जीरो। तो जितने भी इवेंट यूनिवर्स में कंटिन्यूसली हो रहे हैं, वो जो भी स्पॉन्टेनियस इवेंट है उसकी वजह से यूनिवर्स का एंट्रोपी कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहा है। इसी को हम लोग सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक भी कहते हैं। ठीक है, तो उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली, दैट इज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। अब आपसे पूछा जाता है कि थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या है। तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के लिए मैं आपको बता देता हूँ, विच इज वेरी इजी। ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें ये कहता है एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का मतलब क्या हो गया, जीरो केल्विन। एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर द एंट्रोपी ऑफ एनी सब्सटेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू जीरो। देखिए एब्सोल्यूट जीरो का मतलब हो गया जीरो केल्विन, जीरो केल्विन का मतलब हो गया -273 डिग्री सेल्सियस, जो कि बहुत ही कम है। उस केस में क्या होगा, हर चीज क्रिस्टलाइन फॉर्म में मिलेगी, हर चीज डिसिप्लिन्ड फॉर्म में मिलेगी, पॉसिबल ही नहीं है कि उसके अंदर कुछ रैंडमनेस हो। तो इसके लिए एंट्रोपी या चेंज ऑफ एंट्रोपी एट एब्सोल्यूट जीरो केल्विन टेम्परेचर, ठीक है, या एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, उसके लिए डेल्टा एस का वैल्यू या एस का वैल्यू हमेशा क्या होगा, जीरो। इसी को हम लोग थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक कहते हैं। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, दैट इज हम लोग जानते हैं गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, डेल्टा जी का वैल्यू किसके इक्वल होता है, ये हमने इक्विलिब्रियम में भी पढ़ा हुआ है। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस क्या लिखते हैं साथ में, याद करो, आर टी एल एन ऑफ क्यू, ये आपको पता होगा। और इक्विलिब्रियम पे हम लोग ये लिखते हैं एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कंडीशन पर डेल्टा जी का वैल्यू क्या होता है, जीरो, क्योंकि इक्विलिब्रियम पर गिब्स फ्री एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता। और क्यू की वैल्यू किसके इक्वल होती है, के होती है कि नहीं होती है, आप लोगों को याद होगा। ठीक है, क्यू की वैल्यू के इक्वल होती है। तो यहाँ पर क्या निकल के आया कि अगर मैं डेल्टा जी की वैल्यू जीरो लिख दूं तो डेल्टा जी नॉट किसके इक्वल हुआ, दैट इज माइनस ऑफ आर टी एल एन ऑफ के, यही तो होता है। तो यहां से आप लोग स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरिया को एक बार फिर से डिफाइन कर सकते हो। अगर इवेंट स्पॉन्टेनियस है, नाउ थिंक ऑफ इट, अगर इवेंट स्पॉन्टेनियस है, इसका मतलब क्या हो गया, स्पॉन्टेनियस इवेंट के लिए गिब्स फ्री एनर्जी चेंज कैसा होना चाहिए, लेस देन जीरो, लेस देन जीरो होना चाहिए। तो आप खुद ही सोचिए कि ये गिब्स फ्री एनर्जी चेंज लेस देन जीरो कब होगा, जब के की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन वन। बहुत सिंपल है, के की वैल्यू ग्रेटर देन वन होगा तभी लेस देन जीरो होगा। ग्रेटर देन वन पे एल एन ऑफ के पॉजिटिव होता है तो यहाँ से नेगेटिव आएगा। और नॉन स्पॉन्टेनियस इवेंट, अगर आप चाहते हो कि इवेंट नॉन स्पॉन्टेनियस हो तो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो। उस केस में के की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन वन। दिस इज सो मच इंपॉर्टेंट, के की वैल्यू लेस देन वन रख दोगे तो एल एन ऑफ के की वैल्यू क्या होगी, बेसिकली नेगेटिव में आ जाएगी, और नेगेटिव नेगेटिव इसको क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो जरा ध्यान से इसको देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो मैं यहाँ पर लिखा हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरिया निकाल सकते हो। लास्ट, इस चैप्टर का जो लास्ट आपके पास रिलेशन या फॉर्मूला है वो है रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड which is टेम्परेचर एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये जो रिलेशन है आप इक्विलिब्रियम में भी पढ़े हो, तो जरा ध्यान से उसको देखो, इसका टी और के में क्या रिलेशन होता है, दैट इज वेरी सिंपल, दैट इज ln ऑफ k2 बाई k1। अगर मैं किसी रिएक्शन के लिए बोलूं कि उसका T1 टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है k1 और T2 टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है k2, ठीक है, तो उन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, तो वो रिलेशन ये है, दैट इज ln ऑफ k2 बाई k1 is equals to delta h by r. Now this is again so much important, delta h by r, ठीक है, ब्रैकेट 1 अपॉन t1 माइनस 1 अपॉन t2। ये लास्ट फॉर्मूला है इस पूरे चैप्टर का। अगेन दिस इज सो मच इंपॉर्टेंट, जो आपको रिलेशन देता है किस किस के बीच में, k एंड t। और आप लोगों को हमेशा याद रखना है कि जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो के की वैल्यू भी साथ में इंक्रीज होती है। तो ये सारे के सारे फॉर्मूले आपको काम देंगे गाइस। आई होप आपको समझ में आया होगा और आपके लिए जो सारे फॉर्मूले रिवाइज हो गए होंगे। थोड़ा थोड़ा ये थोड़ा जो चैप्टर है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड से फॉर्मूले रखता है अपने अंदर। तो आप प्लीज आप इस वीडियो को बार बार देखिए जिससे आपको और ज्यादा समझ में आए, और ये फॉर्मूले अगर आपको याद हो जाएं तो मैं ये डेफिनेटली कह सकता हूँ कि आप बड़े आसानी से जेई मेंस तो क्रैक कर ही लेंगे। तो प्लीज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हिट बटन को क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर सपोर्ट।